बाकी डुओ सीजन 1 एपिसोड 1। तो एपिसोड की शुरुआत में बाकी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होता है और ऊपर से नीचे की तरफ भाग रहा होता है और बड़ी स्पीड में नीचे आके उतरता है। तो दो फाइटर रिंग में होते हैं और एक फाइटर सोच रहा होता है कि मुझे अब इस बेल्ट की कोई परवाह नहीं है, मैं पिछले 7 साल से चैंपियन हूँ, मैं बहुत बार जीत चुका हूँ। तभी दूसरा फाइटर उसकी तरफ भागता है और वो उसको पंच मारता है और उसे उठाकर पटक देता है और उसके फेस की बोन्स क्रैक हो जाती हैं और पंच मारता रहता है। तभी उसे रेफरी रोक देता है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान थे। मीडिया उसके फोटो क्लिक कर रही होती है, उससे पूछती है कि आप जापान क्यों आए हैं। तो वो बताता है कि सबको पता है कि ये वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों का घर है। नेक्स्ट सीन में टोकुगावा उसको बोलता है कि तुम फाइट क्यों करना चाहते हो जबकि रिंग में तुम काफी अच्छी पहचान बना चुके हो। तभी वो बोलता है कि मैं कभी किसी की बॉडी को इतना अच्छे से मूव करते हुए नहीं देख पाया हूँ। तभी टोकुगावा बोलता है कि तो ये रीजन है तुम्हारा यहाँ आने का। वो आदमी बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम उस लड़के को प्रमोट करते हो जिसका नाम बाकी हानमा है। तभी टोकुगावा अपनी सिगार जलाता है और बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम बाकी हानमा को हरा सकते हो। वो बोलता है कि मैं 7 समुंदर पार से यही चीज देखने के लिए आया हूँ। तभी टोकुगावा बोलता है कि तुम्हें यहाँ तुम्हारे मैचेस की तरह कोई रूल्स नहीं फॉलो करने हैं। तो वो आदमी बोलता है कि मैं हमेशा से यही ट्राई करना चाहता था। तभी टोकुगावा बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम हर मैच से 400 मिलियन जापानीज येन कमाते हो। तो वो बोलता है कि हाँ सही कहा, लेकिन मैं इस मैच के लिए कुछ भी नहीं दूंगा जब तक कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ का टाइटल नहीं हासिल कर लेता। तभी टोकुगावा बोलता है कि वो लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आदमी बोलता है कि वो तो मैं भी हूँ। तभी टोकुगावा पूछता है कि तुम्हारी कोई कंडीशन है फाइट के लिए। वो बोलता है नहीं, अगर तुम चाहो तो आज रात ही फाइट कर सकते हैं। टोकुगावा बोलता है ठीक है, आज रात करते हैं। ये सुन के वो शॉक हो जाता है। टोकुगावा बोलता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। वो हड़बड़ाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा जल्दी है और बाकी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सब बातें उसको पता होनी चाहिए। तभी टोकुगावा बोलता है कि वो हर रात फ्री होता है और वो मुझे कभी मना नहीं करता। ये सब सुन के वो भी थोड़ा चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर एटलस रिंग में होता है और बाकी के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही बाकी अरीना में एंटर करता है सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मिस्टर एटलस भी उसे देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि ये बच्चा है बाकी हनुमान। वो सोचता है कि मैंने इसका चेहरा वीडियोस में देखा है, लेकिन ये तो बहुत छोटा है, ये तो मेरे वेट के आधा भी नहीं होगा। फिर वो बाकी की बॉडी को देखता है और वो देखता है कि इसको बहुत सारी चोटें निशान है और ये एक तगड़ा वॉरियर है। तभी एक शैडो बनती है, जिसे देखकर एटलस थोड़ा घबरा जाता है और एटलस सोच रहा होता है कि जो दिख रहा है ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो रेफरी दोनों को रेडी होने के लिए बोलता है और कहता है किसी भी तरह का कोई वेपन यूज नहीं होगा। तभी दोनों रेडी हो जाते हैं और पब्लिक एटलस का नाम चिल्लाना शुरू कर देती है। वो ये देखकर शॉक था कि लोग मुझे यहाँ भी पहचानते हैं। तभी वो सोचता है कि लोगों को इस लड़के पर इतना विश्वास कैसे है जबकि उसका वेट मेरे से आधा भी नहीं है। जबकि कई लेजेंडरी बॉक्सर्स भी अपने से हैवी वेट बॉक्सर को चैलेंज करने से पहले सोचते हैं। तभी वो सोचता है कि बाकी हानमा किस मैजिक का यूज कर रहा है। तभी बेल बजती है और मिस्टर एटलस बाकी को किक मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी उससे बच जाता है और बाकी मिस्टर एटलस के सर को ऐसे पकड़ लेता है जैसे पता नहीं किस चीज ने पकड़ लिया हो। मिस्टर एटलस को उसका हाथ बहुत ज्यादा भारी लगता है और वो उसे बिल्कुल छुड़ा नहीं पाता। उसके सर को इतनी जोर से हिलाता है कि उसका सर ये सब हैंडल नहीं कर पाता और अपने कॉर्नर से टकराना शुरू कर देता है और फिर मिस्टर एटलस गिर जाता है और फाइट वहीं पर खत्म हो जाती है और मिस्टर एटलस बीच पर लेटा हुआ सोच रहा होता है कि मैं कितना वीक हूँ बाकी के सामने, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सीन में टोकुगावा प्राइम मिनिस्टर को अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर लेकर जा रहा होता है और वो जमीन में काफी डीप होती है। प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि इतनी डीप क्या हो सकता है। जैसे ही वो नीचे पहुँचते हैं
हैं प्राइम मिनिस्टर पूछता है कि ये सब क्या है और मुझे इस सब के बारे में कैसे नहीं पता। वो ये सब देखकर हैरान था। तो टोकुगावा बोलता है कि ये मेरी क्रिएशन है। प्राइम मिनिस्टर पूछता है कि लेकिन तुम यहाँ बना क्या रहे हो। टोकुगावा बताता है कि हम यहाँ एक ह्यूमन बिल्ड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर सुन के ये बौखला जाता है और बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर किसी क्लोन को बना रहे हो? ये नहीं हो सकता, ये सब बंद कर दो अभी के अभी। तभी टोकुगावा उनको एक मम्मी दिखाता है और वो काफी ह्यूज होती है और प्राइम मिनिस्टर पूछता है कि ये किसकी मम्मी है। टोकुगावा बोलता है कि ये वो है जिसको किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इनका नाम है मुसाशी मियामोटो। ये सुन के प्राइम मिनिस्टर चिल्ला देता है। टोकुगावा बोलता है कि अपनी आवाज धीमी रखो वरना तुम इन्हें जगा दोगे। ये सारे प्रोजेक्ट जो तुम देख रहे हो ये सब इनको जगाने के लिए ही किए जा रहे हैं। टोकुगावा बताता है कि मिस्टर जॉन ने इनके फॉसिल्स में से इनका डीएनए निकाला और फिर उसे प्रोटीन और फिर उससे रेड ब्लड सेल्स निकाले। प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि इसे रोक दो क्योंकि इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी ह्यूमंस क्लोन बनाने की अनुमति नहीं देती है। मुसाशी की कब्र दिखाते हैं जहां उसे दफनाया गया था। बताते हैं कि सोहन एरा के टाइम उसे यहाँ दफनाया गया था। तो मिस्टर जोन्स अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये सब रिसर्च करने में अपनी पूरी उम्र लगा दी। मैं कितने ही म्यूजियम के पास गया लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने काम को करता रहा। मैं हर एक फॉसिल्स पर रिसर्च की और जब मैं चीजों को लेकर बिल्कुल श्योर हो गया तब मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की। मेरे काम की लोगों ने बहुत तारीफ की। अगले कुछ दिनों बाद ही एक आदमी मेरे पास एक पैसों का भरा ब्रीफ केस लेकर आया और कुछ दिनों बाद ही एक टोक्यो में एक शार्प आई ओल्ड मैन ने मुझे बुलाया जिसका कोड नेम था नोबल एल्डर। तो शुरू में मुझे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई, लेकिन उसने बाद में मुझे सीधी बात की। उसने कहा कि मुझे एक ह्यूमन बनाना है। मैंने उसको बहुत लेक्चर दिया ह्यूमैनिटी के ऊपर, लेकिन जब उसने मुसाशी मियामोटो का नाम लिया तो मैं सोच में पड़ गया कि ये एक बड़ा नाम है और ऑफ कोर्स मैं इस नाम को जानता था। वो आदमी मोस्ट फेमस स्वॉर्ड्समैन था हिस्ट्री का और वो एक लेजेंडरी समुराई था। मिस्टर जोन्स काम के लिए हाँ बोल देते हैं। तभी टोकुगावा उसको एक एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी लेकर जाते हैं और मिस्टर जोन्स बताता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देख पाया था। इतनी एडवांस फैसिलिटी मैंने कभी नहीं देखी थी। वहाँ पर हर एक इक्विपमेंट इनक्रेडिबल था। तभी टोकुगावा मिस्टर जोन्स को मुसाशी मियामोटो की बॉडी दिखाता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है और टोकुगावा उसको बताता है कि ये जो बिल्डिंग है ये मैंने इन्हीं की याद में बनवाई है और ये बिल्डिंग मुसाशी मियामोटो के लिए ही बनाई गई है। तभी मिस्टर जोन्स टोकुगावा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि नोबल एल्डर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस ये काम करना चाहता हूँ। और इतना कहते ही मिस्टर जोन्स टोकुगावा को गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में बाकी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वहीं पड़ा हुआ होता है और अपनी हार्ट बीट सुन रहा होता है। तभी उसे किसी और की एक जोरदार हार्ट बीट सुनाई देती है और वो सोचता है कि ये किसकी हार्ट बीट है। जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से तो ये किसी की भी नहीं। तो डॉक्टर जॉन मुसाशी की बोन्स को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये बोन्स कितनी थिक और कितनी परफेक्ट कंडीशन में है और वो देखता है कि ये जो बोन्स हैं वो आज के ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी हड्डी की शेप बिल्कुल अलग है जो आज के लोगों से बिल्कुल मेल नहीं खाती है और वो उसको बीच से काट देता है और बोलता है कि देखो इसमें अभी भी टिश्यूज हैं बिल्कुल अच्छी हालत में। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मिस्टर मुसाशी मियामोटो की इस जनरेशन के पेरेंट्स हम होंगे। तो बाकी अपनी रनिंग सेशंस कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो हार्ट बीट किसकी हो सकती है। ये सोचते सोचते वो अपनी रनिंग करता रहता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।